students, myself Dr. Ravi Bogna. Today I will teach you the important topic in macroeconomics, that is national income. So I will tell you what is national income and how we can define national income. So please write down what is national income. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे व्हाट इज नेशनल इनकम. ये टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. मैक्रो वी आर डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस इज द वेरी बेसिक टॉपिक. व्हाट इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम किसे कहते हैं? सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. मीन्स इट इज़ द यू से इट इज़ द सम टोटल ऑफ, इट इज़ द सम टोटल, हम नेशनल इनकम को बोलेंगे इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम. ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन. इट इज़ द सम टोटल ऑफ, इट इज़ द सम, it is the sum, it is the sum total of, it is the sum total of factor income, it is the sum total of factor income earned by the normal resident of a country, earned by a normal resident of a country, normal resident of a country, normal residents of a country during an accounting year, of a country during an accounting year, during an accounting year means इसका मतलब ये हुआ इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो आपने दो चीज़ें पढ़नी है फिलहाल इसमें. अभी फिलहाल फैक्टर इनकम पढ़ना है और नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ना है कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं और नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं. मैंने बता दिया इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज व्हाट, नेशनल इनकम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फैक्टर इनकम. तो फैक्टर इनकम किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए फैक्टर इनकम आई एम राइटिंग नंबर 1, ये पॉइंट मैं समझाने जाऊँगा और एक ये पॉइंट नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया व्हाट इज फैक्टर इनकम. तो फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. फैक्टर इनकम आर द पेमेंट, दे आर द पेमेंट, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट, दे आर द पेमेंट, दे आर द पेमेंट. एक प्रकार का पेमेंट है जो कि कौन देता है? मेड बाय, दे आर द पेमेंट्स मेड बाय. ये पेमेंट कौन देता है? ये देता है पेमेंट, दे आर मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, दे आर मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट. ये फैक्टर पेमेंट कौन दे रहा है भाई? ये पेमेंट दे रहा है, ये पेमेंट दे रहा है फर्म्स दे रहा है, प्रोड्यूसर दे रहा है. पर किसको दे रहा है? टू द हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर ही हुआ, हाउस होल्ड, टू द हाउस होल्ड को दे रहा है फॉर द यूज ऑफ दियर फैक्टर सर्विसेज, फॉर द यूज ऑफ दियर फैक्टर सर्विसेज, फॉर द यूज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज. पर ध्यान से देखिएगा, दे आर द पेमेंट, ये वो पेमेंट फैक्टर इनकम किसे कहते हैं? वो पेमेंट होती है मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फर्म्स, जो कि फर्म पेमेंट दे रहा है. किसको फर्म दे रहा है? हाउस होल्ड को दे रहा है. क्यों दे रहा है भाई? हाउस होल्ड को फ्री फंड का पैसा क्यों दे रहा हो? क्योंकि हाउस होल्ड जो है कंज्यूमर, उसके लिए क्या कर रहा है? हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ फैक्टर, अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है. जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा तो किस फॉर्म में देगा? हाउस होल्ड फैक्टर, लैंड, लेबर, कैप. जब हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विस देगा तो फर्म्स उसको पेमेंट करेगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट बोलेंगे. तो इसमें मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा. इसमें मेन फैक्टर सर्विस में, इसमें आपको बताऊंगा फैक्टर इनकम में 4 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से होते हैं. जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किसे कहते हैं, रेंट किसे कहते हैं, इंटरेस्ट किसे कहते हैं और प्रॉफिट किसे कहते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ राइट डाउन, आई एम रिविंग दिस. तो फैक्टर इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? व्हाट इज़ फैक्टर इनकम में, जो अगर आपने भी पढ़ा फैक्टर इनकम में, तो फैक्टर इनकम में
सबसे पहला आएगा नंबर 1, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब सवाल है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किसे कहते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन में रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, रिसीव्ड बाय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, जो कि ये कंपनसेशन किसको मिलता है? हाउस होल्ड को मिलता है, क्योंकि वो काम कर रहा है। रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस एज एम्प्लॉयज़, फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। किस फॉर्म में दे रहा है? एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में दे रहा है। देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉयज़, एज फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉयज़, वो क्या कर रहा है? ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट, ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट, वो प्रोड्यूसिंग कर रहा है, कुछ चीज़ भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो उसे पैसा मिल रहा है। ऑफ द प्रोड्यूसिंग, फ्री फंड का तो किसी को कोई पैसा मिलता नहीं है। तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज किसे कहते हैं? कंपनसेशन एम्प्लॉय रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, कंपनसेशन एम्प्लॉयज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज मीन्स वो जब अपनी सर्विसेज देता है एज एम्प्लॉयज ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, एज एम्प्लॉयज ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट, रेंट। रेंट किसे कहते हैं भाई? रेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेंट किसे कहते हैं? इट इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को मिलता है फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, बाय हाउस होल्ड्स। किसको मिलता है ये? रेंट मिलता है, रेंट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ देयर, फॉर द यूज्ड ऑफ देयर, अरे भाई रेंट हाउस होल्ड को मिलता है फॉर द यूज ऑफ दियर लैंड बाई प्रोड्यूसिंग, क्योंकि उसने अपनी लैंड दी है, उससे तभी उसको क्या मिलता है? उसने अपनी लैंड दिया तभी उसे क्या मिलता है? रेंट मिलता है। बाई प्रोड्यूसिंग यूनिट, बाई प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, द रेंट रिसीव्ड बाई हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ दियर लैंड बाई प्रोड्यूसिंग यूनिट। नाउ थर्ड पॉइंट दैट इज रेंट आपने कर लिया, आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ लिया। अब आपने पढ़ना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट में वो जो पैसा आपने बैंक में जमा करा उससे भी इंटरेस्ट मिलता है आपको, बट आपको इसमें लिखना क्या है इंटरेस्ट में? रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। मैं जरा ऊपर लिख देता हूँ उसे, आई विल राइट डाउन। आपने रेंट पढ़ लिया, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट किसे कहते हैं? रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। किसको रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स for the use of their capital, for the use of their capital by producing units। भाई प्रोडक्शन होगा, जो भी चीज़ होगी प्रोड्यूसिंग यूनिट होगा तभी आपको मिलेगा कुछ भी, जब आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे बाई प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। ओके, 3 पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन। आपने पढ़ लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ लिया, आपने रेंट पढ़ लिया, आपने इंटरेस्ट पढ़ लिया। नाउ फोर्थ पॉइंट दैट इज प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट तो एंटरप्रेन्योर ही कमाता है। जब एंटरप्रेन्योर काम करता है, व्हेन ही वर्क देन ही अर्न द प्रॉफिट। नाउ इट इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ, वो क्या यूज करेगा भाई? फॉर द यूज ऑफ इंटरप्रेन्योर स्किल, फॉर द यूज ऑफ इंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR
EUR, इंटरप्रेन्योर, अपनी इंटरप्रेन्योर, हम ये कहते हैं अपनी इंटरप्रेन्योर, PRENEURIAL स्किल्स। जब वो इंटरप्रेन्योर स्किल्स दिखाएगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा। स्किल्स बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, और अपनी स्किल से वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन का, बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। भाई देखिए, प्रॉफिट जो है बेसिकली इंटरप्रेन्योर कमाता है। व्हेन द इंटरप्रेन्योर दे वर्क, इंटरप्रेन्योर रन द बिजनेस प्रॉपरली। इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस को चलाता है, जो रिस्क लेता है, जो अपने इनोवेटिव आइडिया से बिजनेस को चलाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो आपने फैक्टर ऑफ इनकम पढ़ लिया। फैक्टर ऑफ इनकम में 4 चीज़ें पढ़ी। कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ पढ़ा, आपने रेंट पढ़ा, इंटरेस्ट पढ़ा, आपने प्रॉफिट पढ़ा। ठीक है ना, मैंने फैक्टर इनकम करवा दिया है आपको। अब मैं समझा रहा हूँ नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट। तब जाके आपको नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्लियर होगा कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट उसे कहते हैं, व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट नाउ। सो व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट? अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहेंगे, व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट। तो वेरी बहुत आसान है नॉर्मल रेजिडेंट्स। देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट, पहला पॉइंट आप इसके से, नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन दैट कंट्री, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन दैट कंट्री, जो कि रहता है उस कंट्री में, इन दैट कंट्री, जो उस कंट्री में रह रहा है, चाहे वो फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर और मोर, 1 साल और 1 साल से ज़्यादा, वो जो हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन, जो उस कंट्री में रह रहा है। नंबर 1, 1 साल या 1 से ज़्यादा। और सेकेंडली, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और जिसका हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ हो? लाइज इन ए कंट्री हो, lies whose economic interest lies in a country to carry out economic activity, वो to carry out, और वो कुछ ना कुछ economic activity कर रहा है, to carry out economic activities, कोई भी economic activities कर रहा हो, to carry out economic activities such as production, consumption, such as production, consumption, प्रोडक्शन कर रहा हो या कंजम्पशन कर रहा हो, एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, एंड, और या वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हो ना, हमारी कंट्री में क्या कर रहा हो? इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो स्टूडेंट्स, आपने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि नॉर्मल रेजिडेंट उसे कहते हैं हुज ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री, जो कि कंट्री में रहता है और एक साल से और 1 से ज़्यादा साल में हमारी कंट्री में रह रहा है, और जिसका कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के अंदर हो, और जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो, कंजम्पशन कर रहा हो, सेविंग कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। तो आपने आज नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ लिया। आपने इसमें 2 कंसेप्ट पढ़े, मीन्स नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ ली आपने, फैक्टर इनकम पढ़े, नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा, प्रॉफिट पढ़ा, रेंट पढ़ा, इंटरेस्ट पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कंसेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए, और जो तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन की, जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यंग टीचर बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं किसी स्कूल में पढ़ाएं और अपना योगदान बच्चों के प्रति दें, बच्चों को वेलफेयर में करें, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक वो पढ़ा नहीं पाएंगे स्कूल में। तो टॉपिक क्लियर होना, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स डॉक्टर बी बाबूना।